नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। तीसरे चरण के सियासी रण के लिए अब महज चंद घंटे ही बचे हुए हैं। कल उत्तर प्रदेश में 12 जिलों की 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तीसरे चरण में मुलायम सिंह यादव समेत कई सियासी दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। अगले 1 घंटे तक इन 10 सीटों का पूरा सियासी समीकरण न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बताएगा। साथ ही आपको दिखाएंगे कि क्यों गुस्से में आ गई प्रियंका। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत का सियासी सफर। सोनिया गांधी के साथ अमेठी पहुंची प्रियंका ने एक बार फिर बीजेपी और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी पर आक्रामक रूप से हमला किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि स्मृति ईरानी ने जो लोगों को जूते बांटे थे वो अमेठी की जनता का अपमान किया है, क्योंकि अमेठी की जनता किसी से कुछ नहीं मांगती बल्कि देती है। वहीं बीजेपी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि राहुल जी ने जो विकास की योजनाएं लाए थे वो सब बीजेपी वाले यहां से ले गए। और चुनाव के साथ बहुत बाहरी लोग भी आ गए आपके क्षेत्र में। आप यहाँ पे झूठ फैलाने और लंबी लंबी कहानियां बता रहे हैं कि राहुल जी यहाँ आते नहीं। आपको मालूम है कि आप फुर्सतगंज के सामने रहते हो, आपको मालूम है कितनी बार राहुल जी आए, बहुत बार मिले हैं यहाँ के जैसे। आपको मालूम है कि कितना घूमते हैं। जी बिल्कुल। आपको मालूम है कि किस के दिल में अमेठी है और किस के नहीं है। जी जी जी। यहाँ पे सबसे अजीब बात तो मुझे ये लगी कि ये स्मृति ईरानी जी यहाँ आई और उन्होंने जूते बांटे, जूते बांटे लोगों को, ये कहने के लिए कि इनके पास जूते भी नहीं है पहनने के। ये सोच रही है कि राहुल जी का अपमान कर रही हैं। ये कर रही है अमेठी की जनता का अपमान। जी हम लोग का हो रहा है। अमेठी की जनता ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी है, कभी किसी से भीख नहीं मांगी है। अमेठी और रायबरेली की जनता ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। जो आया है उनके सामने आदर के साथ आया है, जो खड़ा है उनके सामने प्रेम के साथ खड़ा है। जो उनके सामने आता है उसको पूरा एहसास है, मेरे परिवार के एक एक सदस्य को पूरा एहसास है कि आप हैं बनाने वाले, कि जो सत्ता है वो आपने दी है, प्रेम आपने दिया है, हमें नेता बनाने वाले आप हैं। इस तरह का जो अपमान कर रहे हैं ना आपके साथ, कि आपके क्षेत्र में आकर जूते बांटे, कुछ नहीं चलेगा दीदी, यहाँ कुछ इनको आप सिखाइए, इनको आप सिखाइए कि अमेठी और रायबरेली के लोग अपना सम्मान करते हैं, किसी के सामने भीख नहीं मांगेंगे। भीख मांगेंगे तो वो आए आपके सामने, वो मांगे भीख वोटों की, वो मांगे भीख वोटों की। तो आप समझ लीजिए कि इस चुनाव में क्या हो रहा है, चाहे अमेठी में चाहे पूरे देश में। झूठ, जनता को गुमराह करने के तरीके और एकदम एक ऐसा प्रचार जो असलियत से दूर है। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रही हूँ मैं, इस तरफ अपनी तरफ में ईस्ट में, जहाँ मैं जा रही हूँ दुख, पीड़ा, दर्द, जहाँ मैं जा रही हूँ, कहीं किसान मुझे रो रो के कह रहा है कि मुझे अपने खेत बचाने हैं, कि पूरी रात में बैठता हूँ क्योंकि आवारा पशु खाया जा रहा है मेरा खेत। भदोई में जाती हूँ, भदोई में गई, वहाँ कालीन वाले बुनकर बताने लगे कि जीएसटी की वजह से इतनी मार है उन पे, इतनी पीड़ा में है, छोटे छोटे तमाम उद्योग बंद हो गए, दुकानदार पीड़ित, नौजवान सड़क हर चौराहे पे मिलता है, मुझे हर चौराहे पे नौजवान मिलता है। एक ऐसा नहीं मिलता जो कहता है कि इन 5 सालों में मुझे रोजगार मिला, मैं खुश हूँ। कितने रोजगार घटे आपको मालूम है कि 50 लाख रोजगार घटे हैं। उन्हीं लोगों ने घटाए हैं जिन्होंने आपसे कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल बना के देंगे आपको। तो सोच लीजिए। और यहाँ अमेठी की जनता में बहुत विवेक है, आप सब समझते हैं। आप जानते हैं कि फूड पार्क कौन लगाने जा रहा था यहाँ, आप जानते हैं कि ITI, आप सब कुछ जानते हैं कि कौन सी चीजें यहाँ लगनी थी और क्या क्या इन्होंने बंद किया। अरे इनका क्या, ये गाड़ी में एक दिन जा रहे थे, इन्होंने इश्तिहार देख लिया, राहुल गांधी जी का चेहरा था और लिखा था केंद्रीय विद्यालय खुल रहा है। इश्तिहार देख के, राहुल गांधी का चेहरा देख के बंद कर दिया।
क्या मतलब है? या तो आप जनता से प्रेम करते हो, जनता का विकास चाहते हो तो विकास करो। आपको क्या मतलब है कौन कर रहा है? रुकवाने की क्या जरूरत है? फूड पार्क से 5 लाख किसानों का फायदा हो सकता था 5 सालों में, यहाँ का भी रायबरेली का भी। रुकवाया क्यों? रुकवाया क्यों? आप भलाई चाहते हैं ना अमेठी की, तो जूते बांटेंगे कि फूड पार्क खुलवाएंगे? बाबा रामदेव को दे दिए। बिल्कुल, क्योंकि क्यों दिया? क्यों दिया? ताकि सारे इकट्ठे मिलकर व्यापार करें बस। तो देखिए, आप हमारे परिवार की तरह हैं, आप जानते हैं, आपने पुश्तों से देखा है। आपके ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे जो आपके गांव में गए हैं। आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे, हर बुजुर्ग मिला है। ऐसा अमेठी में कोई इंसान नहीं है उस उम्र का जिसको राजीव गांधी जी खुद नहीं मिले, जिसके गांव में राजीव गांधी जी खुद नहीं गए। राहुल गांधी गांव में जाते हैं। वाराणसी में क्या स्थिति है मालूम है आपको? क्या स्थिति? मैं वाराणसी गई, मैंने पूछा क्यों प्रधानमंत्री जी आते हैं? एक गांव में नहीं गए हैं 5 सालों में। तो प्रियंका आक्रोश में और तमाम उनकी बातों से जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से वो बीजेपी को अपने निशाने पर ले रही हैं और अमेठी के सियासी दंगल में स्मृति ईरानी उतरी हुई हैं, उन पर कहीं ना कहीं हमले कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की। 2 चरणों के चुनाव के बाद अब तीसरे दौर की तैयारी है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मंगलवार को वोटिंग होगी। वोटिंग कराने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस चरण में 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 115 सीटों पर वोटिंग होगी। 1612 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। गुजरात की 25, केरल की 20, गोवा की 2, दादर नागर हवेली की 1, दमन दीव की 1, असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, जम्मू कश्मीर की 1, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 14, ओडिशा की 6, यूपी की 10 और पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर चुनाव होंगे। यूपी की 10 सीटों में मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत शामिल हैं। बिहार की 5 सीटों में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की 7 सीटों में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा शामिल हैं। पहले 2 चरण के मुकाबले तीसरे चरण में उत्तर से दक्षिण तक वीवीआईपी उम्मीदवारों की भरमार है। इस चरण में गांधीनगर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की किस्मत दांव पर है। वहीं वायनाड सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की कम्युनिस्ट पार्टी के पीपी सुनीर से सीधा मुकाबला है। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के शशि थरूर के सामने पूर्व गवर्नर और बीजेपी उम्मीदवार के राजशेखर की चुनौती है। महाराष्ट्र के सतारा से एनसीपी प्रमुख शरद पवार की पुत्री और नेता सुप्रिया सूले की किस्मत दांव पर है। यूपी में रामपुर से जया प्रदा के सामने आजम खान की चुनौती है, तो पीलीभीत से वरुण गांधी की किस्मत दांव पर है। फिरोजाबाद में शिवपाल यादव और अक्षय यादव के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार के मधेपुरा में शरद यादव के सामने पप्पू यादव का दांव है। ओडिशा के पुरी से बीजेपी नेता संबित पात्रा की किस्मत दांव पर है। कर्नाटक के गुलबर्गा से कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में हैं। पिछले 2 चरणों में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा रही है। 11 अप्रैल को 91 सीटों के लिए और 18 अप्रैल को 95 सीटों के लिए मतदान का प्रतिशत करीब 69.4% रहा। हालांकि तीसरे चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कल उत्तर प्रदेश में होगा तीसरे चरण का मतदान। 12 जिलों की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। 1.78 करोड़ मतदाता डालेंगे वोट।
सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 10 लोकसभा सीटों में 14 महिला प्रत्याशी। तीसरे चरण में 4,515 क्रिटिकल बूथ सुरक्षा के लिहाज से 1,989 डिजिटल कैमरे, 1,255 वीडियो कैमरे, 2,162 वेबकास्टिंग। तीसरे चरण में 1,744 माइक्रो ऑब्जर्वर, 23,352 ईवीएम और 24,950 वीवीपैट लगाए गए हैं। 1,610 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 186 जोनल मजिस्ट्रेट, अर्धसैनिक बल के साथ पीएससी की भी तैनाती की गई है। तीसरे चरण में कल उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है। इनमें मैनपुरी में मुलायम और रामपुर में आजम खान की सीट भी अहम है, जबकि फिरोजाबाद में चाचा और भतीजे के बीच में सियासी संग्राम है। देखिए इन 10 सीटों पर कौन किसके मुकाबले में है। तीसरे दौर का सियासी दंगल, अखाड़े में सबसे बड़े पहलवान, नेताजी पर जनता होगी मेहरबान। क्या शिवपाल की बच पाएगी पहचान? यूपी में तीसरे दौर की लड़ाई को सपा के पहलवानों और मोदी के बीच की लड़ाई कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस बार की लड़ाई में पूरा यादव कुनबा सियासी अखाड़े में दांव आजमा रहा है। खुद नेताजी ताल ठोक रहे हैं तो परिवार से जुदा हुए शिवपाल भी सियासी अखाड़े में किस्मत आजमा रहे हैं। नेताजी के दो भतीजे धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव भी सियासी मैदान में मौजूद हैं। सबसे पहले बात मैनपुरी की। यादवों के सबसे बड़े मसीहा मुलायम सिंह यादव यहां खुद सपा के टिकट पर आखिरी दांव खेल रहे हैं। मुलायम सिंह के मुकाबले में बीजेपी ने प्रेम सिंह साक्य को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं फिरोजाबाद शहर में चाचा और भतीजे के बीच की लड़ाई है। सपा के टिकट पर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनावी मैदान में हैं, जबकि शिवपाल यादव अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से अखाड़े में उतरे हैं। इन दोनों से मुकाबले के लिए बीजेपी ने चंद्रसेन जादौन को मैदान में उतारा है। इधर बदायूं लोकसभा सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प है। सपा के धर्मेंद्र यादव के मुकाबले बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को उतारा है, जबकि सलीम शेरवानी को कांग्रेस ने हाथ को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। आजम के गढ़ रामपुर में जयाप्रदा के सियासी मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी के टिकट पर आजम खान के मुकाबले जयाप्रदा हैं, तो कांग्रेस ने यहां से संजय कपूर को अपना उम्मीदवार बनाया है। झुमको के शहर बरेली में बीजेपी ने मोदी सरकार के मंत्री संतोष गंगवार को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के प्रवीण सिंह एरन से है। एटा में बीजेपी के राजवीर सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके मुकाबले सपा ने कुंवर देवेंद्र सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। मुरादाबाद का मिजाज सियासी से ज्यादा शायराना नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के टिकट पर इमरान प्रतापगढ़ी सियासी पारी का आगाज करने मैदान में उतरे हैं। वहीं बीजेपी ने इन्हें रोकने के लिए कुंवर सर्वेश पर दांव खेला है, जबकि गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर एसटी हसन सपा के टिकट पर सियासी मैदान में हैं। पीलीभीत में बीजेपी का कमल खिलाने के लिए वरुण गांधी चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं सपा ने मुकाबले के लिए हेमराज वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। संबल लोकसभा सीट पर सपा के शफीकुर रहमान वर्ग किस्मत आजमा रहे हैं, तो बीजेपी ने परमेश्वर लाल सैनी और कांग्रेस ने मेजर जगतपाल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि तीसरे चरण का ये रण कई मायनों में दिलचस्प है, क्योंकि कई सियासी दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। अब देखना ये होगा कि जनता किसके वादों पर भरोसा करती है और किसके बल्ले बल्ले करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीधे आपको लेकर चलते हैं उदयपुर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। तेईस मई को, कल 23 अप्रैल है, एक महीने के बाद 23 मई को अब तक तो चुनाव के नतीजे आ गए होंगे। तेईस मई को जब फिर एक बार
फिर एक बार मोदी सरकार आप बनाएंगे, तब हम सभी इस सपने को साकार करने के लिए जी जान से जुटने वाले हैं। साथियों, आप सभी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने ये दिखा दिया है कि इस देश में एक ईमानदार सरकार चलाना भी संभव है। आपके सहयोग से पूरे देश में अब ईमानदारी की एक नई रीति स्थापित हो रही है। अगर अब कोई धनवान बैंकों का पैसे वापस नहीं करता है तो वो चैन की नींद नहीं सो पाएगा। अब अगर कोई देश से भागने की कोशिश करता है तो उसके लिए भागना मुश्किल होगा। अब अगर कोई भागकर विदेश गया है तो उसको या तो वापस आना पड़ेगा या फिर नामदारों के मिशेल मामा की तरह उसको उठाकर लाया जाएगा। भाइयों और बहनों, ये हमारी सरकार है जिसने बैंकों का करोड़ों अरबों हड़प जाने वालों को सजा दी है, उनकी संपत्ति जब्त कर ली है और ईमानदार करदाताओं को सम्मान दिया है। साथियों, पहले की सरकार अपने करीबियों को, अपने अरबपति दोस्तों को बैंकों पर दबाव डालकर फोन बैंकिंग की परंपरा से कर्ज दिलवाती थी। हम मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी गरीब से गरीब को, अपने आदिवासी भाइयों बहनों को बिना गारंटी आज हम कर्ज दे रहे हैं। 17 करोड़ ऐसा कर्ज देने की पहली बार शायद देश में हुआ होगा और उसमें 4.25 करोड़ पहली बार जिन्होंने बैंक से पैसा लिया, 4.25 करोड़ लोग, इन्होंने अपना नया कारोबार शुरू किया है। इसी तरह जो पूरी ईमानदारी से सेवा में जुटे हैं, असंगठित क्षेत्र के ऐसे 40 करोड़ से अधिक श्रमिक, उन साथियों को पहली बार पेंशन की सुविधा दी गई है। ये कौन लोग हैं? घर में बर्तन करने के लिए काम करने वाली आई मां बहनें, खाना पकाने के लिए आने वाले लोग, बच्चों को स्कूल ले जाने वाले रिक्शा वाले लोग, टैक्सी वाले लोग, होटल के अंदर बैरे का काम करने वाले लोग, रेकड़ी चलाने वाले लोग, सब्जी बेचने वाले लोग। कभी सोचा था कि 60 साल की उम्र के बाद उनको पेंशन मिले? ऐसा सोचने वाली भी कोई सरकार आएगी? हमने ये योजना बना ली। इतना ही नहीं, छोटे दुकानदार, उनके लिए भी
पेंशन का प्रबंध, पहली बार किसानों के लिए पेंशन का प्रबंध, पहली बार खेत मजदूरों के लिए पेंशन का प्रबंध। साथियों, पिछली बार जब मैं उदयपुर आया था तो यहां बने महाराणा प्रताप गौरव केंद्र के दर्शन करने भी गया था। इस केंद्र में बहुत विस्तार से दिखाया गया है कि वो और उनके सेना नायक भीलू राणा कैसे दुश्मनों पर सर्जिकल स्ट्राइक करते थे। भाई और बहनों, हम उस परंपरा के हैं जो किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन किसी ने छेड़ा तो छोड़ते भी नहीं। मेवाड़ के बारे में तो ये मशहूर है कि घास की रोटी खा सकते हैं लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। ये संस्कार महाराणा प्रताप ने हमें दिए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके महामिलावटी ये कहते हैं कि मोदी को राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीय सुरक्षा की, आतंकवाद की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो कि उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। फिर हम बात कर रहे हैं एटा की लोकसभा सीट की। उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीट मानी जा रही है। एटा के पटियाली में ही मशहूर सूफी संत अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ऐसे में न सिर्फ राजनीतिक बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका महत्व बढ़ जाता है। ऐसे में एटा लोकसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास और समीकरण को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कल्याण सिंह का गढ़ एटा है। उनके पुत्र इस बार सियासी दंगल में हैं। देखिए एटा का सियासी समीकरण क्या कहता है। एटा के लिए बैलगाड़ी आज भी बीते जमाने की बात नहीं है। यहाँ विकास का पहिया इतना सुस्त है कि इलाकों की सड़कों पर सिर्फ बैलगाड़ी ही अपना रास्ता बना पाती है। सियासी लिहाज से वीआईपी सीट एटा में विकास की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इलाके की सड़कों का हाल बदहाल है। एटा लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह सांसद हैं। राजवीर भी इन 5 सालों में एटा का कल्याण नहीं कर पाए। एटा की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ का सियासी इतिहास समझना जरूरी है। एटा का पहला लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने जीता था। उसके बाद 1957 और 1962 में हिंदू महासभा ने जीत दर्ज की। 1967 और 1971 में कांग्रेस ने फिर वापसी की। 1977 में चली कांग्रेस विरोधी लहर में भारतीय लोक दल ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। 1980 में आखिरी बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 1984 में लोक दल के जीत दर्ज करने के बाद ये सीट बीजेपी के खाते में गई। 1989, 1991, 1996 और 1998 में यहां बीजेपी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। 1999 और 2004 में सपा को 2 बार एटा का साथ मिला। 2009 में बीजेपी से अलग होकर कल्याण सिंह ने यहां से चुनाव जीता और 2014 में एक बार फिर बीजेपी ने बाजी मारी। एटा संसदीय सीट पर 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला बीजेपी के राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया और सपा के देवेंद्र सिंह यादव के बीच है। एटा के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो एटा क्षेत्र में लोध, यादव और शाक्य जाति की बहुलता है। एटा लोकसभा सीट पर लगभग 16 लाख मतदाता हैं। एटा की 78% आबादी हिंदू और 17% आबादी मुस्लिमों की है। एटा लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें कसगंज, अमापुर, पटियाली, एटा और मरहरा विधानसभा सीटें शामिल हैं।
2014 के चुनाव में बीजेपी ने सपा को सीधे तौर पर करारी मात दी थी। बात अगर 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की करें तो बीजेपी के उम्मीदवार राजवीर सिंह को 4,74,978 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर रहे सपा के देवेंद्र सिंह यादव को 2,73,977 वोट मिले। वर्तमान स्थानीय सांसद राजवीर सिंह अपने क्षेत्र में राजू भैया के नाम से मशहूर हैं। कल्याण सिंह जैसे बड़े राजनेता का बेटा होने के कारण उन्हें राजनीति विरासत में मिली। 2002 में वह विधायक चुने गए और 2003 से 2007 तक की यूपी सरकार में मंत्री भी रहे। अपनी सांसद निधि से उन्होंने करीब 81% राशि खर्च की। एटा के चुनावी मैदान में इस बार सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह यादव खुलकर ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान सांसद राजवीर सिंह को एटा जीतने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए एटा से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए एटा लोकसभा सीट के बारे में जानते हैं हमारे सहयोगी आशीष गोस्वामी के साथ। आपका बात अब उस लोकसभा सीट की करेंगे जो महान सूफी संत आमिर खुसरो की जन्मभूमि है। हम बात एटा की कर रहे हैं। बात अगर एटा लोकसभा सीट के मुकाबले की करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजवीर सिंह इस बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। उनके सामने कुंवर देवेंद्र सिंह यादव हैं जो कि गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर सीधे तौर पर इस मुकाबले में उतरे। पॉइंट टू बी नोटेड यह है कि इस बार कांग्रेस ने इस बार यहां से अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, इसीलिए एटा लोकसभा सीट पर द्विपक्षीय मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। बात अगर राजवीर सिंह के सियासी प्रोफाइल की करते तो बड़ी चीज यह कि राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के सुपुत्र हैं और 2014 में ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद यानी सिटिंग एमपी हैं एटा लोकसभा सीट पर। राजस्थान के राज्यपाल जैसा कि मैंने बताया कि कल्याण सिंह के सुपुत्र हैं और 2014 में देवेंद्र सिंह को हराकर ये सांसद बने थे। तो इस बार भी इनका दावा काफी ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। इस सीट पर देवेंद्र सिंह को 2 लाख से अधिक मतों से हराकर ये सांसद बने थे, यानी अच्छे खासे वोट इनको मिले थे और इस बार भी ये काफी मजबूती से अपना दावा इस सीट पर ठोकते नजर आ रहे हैं। बात अब देवेंद्र सिंह यादव की सियासी प्रोफाइल की करते हैं तो 1999 और 2004 में एटा से सांसद रह चुके हैं, तो मजबूत कैंडिडेट हैं। 2 बार इसी सीट से सांसद रह चुके हैं, यहां के लोगों से वाकिफ, यहां के हालातों से वाकिफ हैं। तो बड़ी चीज यह है कि इस बार राजवीर सिंह को बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। इस बार भी राजवीर सिंह से इनका मुकाबला, पिछली बार ये चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार भी गठबंधन ने अपने प्रत्याशी के तौर पर राजवीर सिंह के सामने इनको उतारा है। 1999 और 2004 में आपको फिर याद दिला दें कि ये 2 बार इसी सीट से सांसद रह चुके हैं। बात अगर 2004 से 2014 के नतीजों की करते हैं एटा लोकसभा सीट पर तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 2004 में डॉक्टर देवेंद्र सिंह यादव यहां से जीत दर्ज करके आते हैं। 2009 के अगर नतीजों की बात करते हैं तो 2009 में कल्याण सिंह यहां से जीत दर्ज करके आते हैं और 2014 में भारतीय जनता पार्टी यहां पर वापसी करती है और राजवीर सिंह कल्याण सिंह के बेटे बड़े अंतर से करीबन 2 लाख वोटों से जीत दर्ज करके एटा लोकसभा सीट से आते हैं। और अब बात करते हैं बरेली लोकसभा सीट की। सियासी नजरिए से काफी अहम है, हालांकि सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन इस बार सपा बसपा के एक साथ आ जाने से मुकाबला काफी रोचक हो गया है। आइए समझते हैं बरेली का सियासी इतिहास और राजनीतिक समीकरण। बरेली की दुकानों में सजे झुमके ये बताते हैं कि यहाँ के बाजार में आज भी झुमका गिरता है, लेकिन चुनावी मौसम में इस संसदीय सीट का वोट किसकी झोली में गिरेगा ये अभी साफ नहीं है। झुमका और बांस की कारीगरी के लिए मशहूर बरेली वैसे तो बीजेपी का गढ़ माना जाती है, लेकिन सपा बसपा के गठबंधन होने के बाद स्थिति बदल सी गई है और उस स्थिति को समझने के लिए बरेली के राजनीतिक इतिहास और सियासी समीकरण को समझना जरूरी है। बरेली लोकसभा सीट पर अब तक 16 बार चुनाव हुए हैं। इस सीट पर 7 बार बीजेपी ने बाजी मारी है। 1952 और 1957 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां से जीत दर्ज की, लेकिन 1962 और 1967 के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली और यहां से भारतीय जनसंघ ने जीत दर्ज की। हालांकि उसके बाद हुए 3 चुनाव में से 2 बार कांग्रेस ने चुनाव जीता। 1989 के चुनाव में यहां बीजेपी की ओर से संतोष गंगवार जीते। उसके बाद ये सीट संतोष गंगवार के लिए गढ़ बन गई।
1989 से लेकर 2004 तक संतोष गंगवार यहां से चुनाव जीते। हालांकि 2009 में वो चुनाव हार गए, लेकिन 2014 में एक बार फिर वह बड़े अंतर से जीत कर लौटे। बरेली लोकसभा सीट से एक बार फिर बीजेपी के निवर्तमान सांसद संतोष कुमार गंगवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस के प्रवीण सिंह और सपा के भगवत शरण गंगवार मैदान में हैं। बरेली लोकसभा सीट पर वैश्य, दलित और मुस्लिम वोटरों का वर्चस्व रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव में यहां कुल 16 लाख से अधिक मतदाता थे। बरेली जिले में मुस्लिम जनसंख्या की तादाद भी बड़ी संख्या में है। इस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें मीरगंज, भोजीपुरा, नवाबगंज, बरेली और बरेली छावनी सीट शामिल है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन सभी 5 सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा रहा था। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां समूचे यूपी की तरह मोदी लहर का असर था। बीजेपी के संतोष गंगवार को इस सीट पर 52.15% से अधिक वोट मिला था। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो यहां बीजेपी के उम्मीदवार संतोष कुमार गंगवार को 5,18,258 यानी 52.15% वोट मिला था। वहीं सपा की आयशा इस्लाम को 2,77,573 यानी 27.93% वोट मिला था। स्थानीय सांसद संतोष गंगवार इस क्षेत्र के दिग्गज नेता रहे हैं। वे यहां से 7 बार सांसद चुने गए हैं, जिनमें से 6 बार तो उन्होंने लगातार चुनाव जीता। संतोष गंगवार अपने क्षेत्र में काफी स्वच्छ छवि के हैं। संतोष गंगवार अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं और कई कमेटियों का हिस्सा भी हैं। अपने सांसद निधि फंड से उन्होंने लगभग 99% राशि खर्च कर ली है। इस बार चुनाव में बरेली का झुमका रूपी वोट किसकी झोली में गिरता है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सत्ता के लिए साथ आए सपा बसपा के उम्मीदवार भी यहां बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के मूड में दिख रहे हैं। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए हरीश शर्मा की रिपोर्ट। और आइए जानते हैं बरेली लोकसभा सीट के बारे में हमारी सहयोगी शिवानी गोस्वामी के साथ। बात करेंगे उस लोकसभा सीट की जिसका नाम आपने बॉलीवुड के कई गानों में सुना होगा, बरेली लोकसभा सीट। बरेली लोकसभा सीट के अंदर 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और सभी 5 सीटों पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा है। 16 बार यहां पर लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें 7 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बड़ी बात यह कि 6 बार लगातार यहां से बीजेपी का सांसद चुना गया है। चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी, गठबंधन और कांग्रेस तीनों की तरफ से वो कौन से चेहरे हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। सबसे पहले बात बीजेपी की, तो बीजेपी की तरफ से संतोष कुमार गंगवार चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने प्रवीण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं गठबंधन की ओर से सपा के टिकट पर भगवत शरण गंगवार चुनावी मैदान में है। यहां पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय नजर आ रहा है और ये फाइट और भी ज्यादा दिलचस्प इस बात से बन जाती है। चलिए अब आपको प्रत्याशियों के राजनीतिक करियर के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के प्रत्याशी संतोष कुमार गंगवार के बारे में। तो अटल बिहारी सरकार में पेट्रोलियम राज्य मंत्री रहे हैं संतोष कुमार गंगवार। वहीं 7 बार बरेली से सांसद चुने जा चुके हैं, लेकिन 2009 में ये हार गए थे। 2009 से पहले लगातार 6 बार वो बरेली से यहाँ पे संतोष कुमार गंगवार सांसद चुने गए हैं। मोदी सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्री भी रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 2009 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें ये हार गए थे, लेकिन 2014 में दोबारा से ये अपनी सीट पर कब्जा करने में कामयाब रहे और इस वक्त मौजूदा सांसद बरेली के संतोष कुमार गंगवार ही हैं। चलिए अब बात करते हैं बरेली में कांग्रेस के चेहरे यानी कि प्रवीण सिंह की। प्रवीण सिंह यहां से 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2009 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें प्रवीण सिंह ने संतोष कुमार गंगवार, जिनका गढ़ बरेली माना जाता है, उनको हराकर जीत दर्ज की और यहां से 2009 में वो सांसद चुने गए। चलिए अब बात करते हैं बरेली लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की। 2004 में हुए लोकसभा चुनावों में संतोष कुमार गंगवार बीजेपी के टिकट से यहां पर सांसद चुने गए। वहीं 2009 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की। प्रवीण सिंह यहां से सांसद चुने गए। 2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर थी, उसका फायदा संतोष कुमार गंगवार को मिला और दोबारा वो अपनी सीट पर कब्जा करने में कामयाब रहे। तो 2014 में संतोष कुमार गंगवार दोबारा से सांसद चुने गए। अब सवाल 2019 का ये चेहरा कौन होगा, ये फैसला, ये तस्वीर सबके सामने 23 मई को साफ हो जाएगी।
जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की, अब बात करते हैं मुरादाबाद की लोकसभा सीट की। मुस्लिम बाहुल इलाकों के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की सीट सियासी मायनों में काफी अहम है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार आएगा। समझते हैं मुरादाबाद लोकसभा सीट का सियासी इतिहास क्या है और वहां के राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं। पीतल के नक्काशीदार बर्तनों की अनोखी बनावट और कारीगरी देखनी हो तो मुरादाबाद चले आइए। यहाँ आपको 24 घंटे पीतल के बर्तनों पर नक्काशीदार निशान बनाते कारीगर दिख जाएंगे। पीतल के बर्तनों पर चलते सदे हुए हाथ सियासी अनदेखी से अब हाशिए पर चले गए हैं। यहाँ के लोगों ने इस परंपरागत पीतल कारोबार को जिंदा रखने के लिए बारी बारी से सभी सियासी पार्टियों पर विश्वास किया, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। मुरादाबाद सीट पर 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए और लगातार 2 बार यहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 1967 और 1971 में ये सीट भारतीय जनसंघ के खाते में गई। इमरजेंसी के बाद 1977 में भारतीय लोकदल ने जीत दर्ज की। 1980 में एक बार फिर जनता दल यहां से जीता, लेकिन 1984 में चली कांग्रेस की लहर में ये सीट फिर कांग्रेस के खाते में गई, जिसके बाद 1989, 1991 में ये सीट जनता दल के पास रही। 1996, 1998 में इस सीट पर सपा का कब्जा रहा। 1999 में जगदम्बिका पाल की पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की। 2004 में इस सीट को सपा ने साधने का काम किया। 2009 में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन यहां से सांसद चुने गए। 2014 में बीजेपी ने पहली बार यहां से जीत दर्ज की। पीतल नगरी नाम से मशहूर मुरादाबाद लोकसभा सीट पर इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और सपा बसपा गठबंधन के बीच है। बीजेपी की ओर से निवर्तमान सांसद कुंवर सर्वेश कुमार मैदान में हैं, तो वहीं उनके खिलाफ कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी और सपा के डॉक्टर ST हसन ताल ठोक रहे हैं। माना जाता है कि मुरादाबाद लोकसभा सीट पर जीत की चाबी मुस्लिम वोटरों के हाथ में होती है। यहाँ कुल 17 लाख से अधिक वोटर्स हैं, जिनमें 52.14% हिंदू और 47.12% मुस्लिम वोटर्स हैं। पिछले चुनाव में इस सीट पर कुल 63.7% मतदान हुआ था। इनमें से 5,207 वोट नोटा को पड़े थे। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें बढ़ापुर, कांट, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ग्रामीण और मुरादाबाद नगर शामिल है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 2 सीट सपा और 3 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। 2014 में पहली बार मुरादाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी ने बाजी मारी। बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार ने अपनी प्रतिद्वंदी सपा के डॉक्टर ST हसन को मात दी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार को 4,85,224 यानी 43% वोट मिले थे। तो वहीं सपा के उम्मीदवार डॉक्टर ST हसन को 3,97,720 यानी 35.3% वोट मिले थे। पेशे से बिजनेसमैन कुंवर सर्वेश कुमार को यूपी के बाहुबली नेताओं में से एक माना जाता है। सांसद बनने से पहले कुंवर सर्वेश कुमार ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट से 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। कुंवर सर्वेश कुमार संसद में एनर्जी की स्टैंडिंग कमेटी के हिस्सा हैं। सांसद निधि के तहत मिलने वाले 25 करोड़ रुपए के फंड में से उन्होंने कुल 80.24% रकम खर्च की है। मुरादाबाद में बीजेपी को माकूल जवाब देने के लिए सपा बसपा गठबंधन की कमर कसने की खबर है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी भी बीजेपी को मात देने की जुगत में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए इस बार लड़ाई आसान नहीं दिख रही है और मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए मुरादाबाद से फरीद की रिपोर्ट। तो सीटों की हमने बात की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।